अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। आगाज करेंगे कीवीज के देश में शाहीनों की एक बार फिर से क्रैश लैंड हुई है। 66 नंबर की क्या कहानी है? कोरोना वायरस 10,000 से आगे निकल गया है। शहर इक़्तिदार में डकैती की खूनी वारदातें क्यों बढ़ने लगी है? और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बाहर सबसे बड़े शहर के बासियों की फरियाद। लेकिन ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का 4 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया। आज ही लाहौर मुंतकिल और कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं गिरफ्तारी के पीछे वज़ीर आज़म इमरान खान का हाथ है। 100% इसमें इमरान खान के अलावा और किसी का मोटिव नहीं है। वो पर्सनल स्कोर मेरे साथ सेटल कर रहा है, कोई नहीं। आपने केस भी किया हुआ था उनके ऊपर, आपका केस भी चल रहा था उनके साथ। बड़े केस चलेंगे इंशाल्लाह। नैब का कानून अब इसी तरह ही रहेगा। तो गुज़िश्ता रोज़ ये अहम गिरफ्तारी हुई है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ पर क्या इल्ज़ामात हैं, तफ़सीलात सामने आ गए हैं। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। जी सुहेल रशीद, बताइए मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में, मज़ीद क्या और एलिगेशन सामने आए? देखें, एक तो उनका राहदारी रिमांड मंजूर करके अदालत ने आज ही उन्हें लाहौर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ ही जो उन पर इल्ज़ामात हैं उससे मुतालिक नैब की दस्तावेज हमें मौसूल हो गई है। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अवामी ओहदा संभालने से पहले ख्वाजा आसिफ के पास महमूद गजनवी रोड पर सिर्फ एक घर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वो अवामी ओहदों पर रहे तो 40 कनाल की एक ज़मीन ली। उसके अलावा कैंट हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट भी खरीदे, जबकि ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में 2 अपार्टमेंट भी लिए हैं, ऐसा कहा गया इस दस्तावेज में। जबकि इसके अलावा भी 813 मिलियन की सरमायाकारी मुख्तलिफ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें की गई ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बताया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है नैब की जानिब से कि जो अब तक के तमाम मालूम ज़राए आमदन हैं, जो ख्वाजा आसिफ तनख्वाह लेते रहे, जो कर्ज लिए, इन सब के मालूम ज़राए आमदन 592 मिलियन रुपए बनते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ और उनके खानदान में इसके अलावा भी 226 मिलियन की कैश डिपॉजिट वसूल किए हैं, जिनका उनके पास कोई वजाहत नहीं है, कोई जवाब अभी तक उनकी जानिब से इसका नहीं दिया गया। और ये कहा गया है कि ये खदशा मौजूद था कि ख्वाजा आसिफ या तो फरार हो जाएंगे या फिर रिकॉर्ड टेम्परिंग करेंगे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। ये उनकी गिरफ्तारी की वजूहात हैं जो नैब की जानिब से बताई गई हैं इस दस्तावेज में। आज उनको जब अदालत में पेश किया गया तो ख्वाजा आसिफ के वकील ने उनको फौरी तौर पर रिहा करने की सदा की थी और राहदारी रिमांड की भी मुखालफत की थी और अदालत से ये कहा था कि पहले इनकी वजूहात देखेंगे, गिरफ्तारी इनकी बनती ही नहीं है और अदालत के पास इख्तियार है कि इनको यहीं से रिहा कर दिया जाए। लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने ये इस्तदा मुस्तरद की और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास नैब ने सिर्फ राहदारी रिमांड की इस्तदा की है, मुतलका अदालत ही इस केस के मेरिट्स को देखेगी। आप कल इन्हें लाहौर में पेश करें और वहाँ पर आपने जो भी अपनी तरफ से कहना है, अपना मौक़िफ़ पेश करना है, वहाँ पर मुतलका जज के सामने ही पेश करें। उसके बाद वो अदालत इनके रिमांड देने या न देने से मुतालिक फैसला करेगी। ख्वाजा आसिफ ने इस मौके पर साथियों से गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि उनको निशाना बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि वो नवाज शरीफ से वफादार हैं, लेकिन नवाज शरीफ की वफादारी से मुतालिक इनकार के लिए हमें कहने वालों को हमेशा के लिए हमारी तरफ से इनकार ही इनकार है। इस मौके पर उन्होंने इमरान खान पर भी इल्ज़ाम लगाया कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे इमरान खान के ही 100% मकासद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हम इस नैब के केस को बदलेंगे नहीं और ये सब के लिए ऐसे ही ठीक है। सुहेल रशीद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे में फैसला सुना चुकी है। चेयरमैन नैब ने बददियानती के साथ केस लाहौर मुंतकिल किया ताकि उसे सियासी मुकदमा बनाया जा सके। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे में फैसला दे चुकी है। चेयरमैन नैब ने बददियानती के साथ इसे लाहौर नैब को ट्रांसफ़र किया ताकि वो सियासी तौर पे मुकदमा बनाए। हुकूमत पीडीएम की तहरीक से बौखला चुकी है और वो समझती है कि वो झूठे मुकदमों से, गिरफ्तारियों से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तहरीक को कमज़ोर कर सकती है। तो आमजन से जायद असासों के रेफरेंस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए ख्वाजा आसिफ के एहतसाब अदालत से जिस्मानी रिमांड के लिए दरखास्त तैयार कर ली गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, बताइएगा ख्वाजा आसिफ के कितने दिनों के रिमांड के लिए दरख्वास्त तैयार की गई है नैब की जानिब से? जी, जो इस्तगासा है उसने नैब के इस्तगासा जो है उसने एप्लीकेशन तैयार कर ली है। ख्वाजा आसिफ को कल जब एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा
तो उस एप्लीकेशन के अंदर 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और इसके अंदर तमाम उन जायदाद की तफसीलात का जिक्र किया गया है जिस इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया है। कल अदालत में जब ये रिमांड की एप्लीकेशन पेश की जाएगी तो उसके बाद अदालत इस पर फैसला करेगी कि क्या इस एप्लीकेशन के नतीजे में जिस्मानी रिमांड दिया जाना है या नहीं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहिद। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत। अदालत ने तमाम सरकारी अराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाई की हिदायत कर दी। किडनी हिल पार्क में गैर कानूनी तामीरात 2 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म भी दे दिया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत। अदालत ने तमाम सरकारी अराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुआवने खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान खुद को नजर बद से कैसे बचाती हैं और अपने गुस्से पर काबू कैसे पाती हैं, समा ने पता चला लिया। क्या है वो राज आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि फिरदौस आशिक अवान का इस मुतालिक क्या कहना है। 66 मेरा लकी नंबर है और 66 जो है इसके अंदर जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल इस पे मेरी वालदा का दम किया होता है। सारा दिन मेरे ऊपर जो मुखालफों की यलगार होती है और नज़र बद से बचाने के लिए 4 से 5 दफ़ा बदतरीन हादसात से बची हूँ मौत के मुंह से। तो मेरी वालदा का ये है कि जब वो इस पर दम करके मुझे पनाह देती हैं तो उससे जो है वो सड़क पे हादसात से इवल आई से मैं महफूज रह सकती। मैं घुमा देती हूँ, ये भी कुछ 4-5 दफ़ा घूम चुकी है। मैंने जब वाशरूम रखना है भूल जाना है। लास्ट में सिर्फ बता दीजिएगा कि ये 66 कैसे पता चला आपका लकी नंबर है। वो मेरे जो हरफ है नाम के उनको उन्होंने निकाल के, तो मेरी वालदा के जो पीर साहब हैं उन्होंने उनको कहा था कि आप ये इसका 66 लकी नंबर है और यही 66 इसको पहनाएं। तो हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से इन्होंने गुफ्तगू की, इसी पर उनसे मजीद भी बात कर लेते हैं। मोहसिन, कब से पहन रही हैं फिरदौस आशिक अवान ये अंगूठी? जी बिल्कुल, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ये भी बताया कि पिछले कई सालों से वो ये अंगूठी पहन रही हैं और उनकी वालदा के एक पीर है और पीर साहब ने कहा था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के नामों के जो हरूफ हैं उससे उनका लकी नंबर 66 बनता है। तो इस वजह से उनकी वालदा ने उन्हें 66 नंबर की अंगूठी बना कर दी और हर रोज उनकी वालदा जो है उस अंगूठी पर दम करती हैं। ये जो अंगूठी है ये कई बार वो गमा चुकी हैं और जब भी घर में आती हैं तो उनकी वालदा सबसे पहले उनका हाथ देखती हैं और उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि जब से ये अंगूठी उन्होंने पहनी है वो हादसात से बची रही हैं और उन्हें अक्सर बचपन में नजर भी लग जाया करती थी और ये अंगूठी उन्हें महफूज रखती है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं इस्तीफों के हवाले से। तो कहां हैं इस्तीफे? स्पीकर असद कैसर हाथ में कलम लेकर बैठे हैं। सेनेटर फैसल जावेद का पीटीएम पर तंज। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस्तीफे भेजें ताकि नए साल की शुरुआत में असम्बली साफ हो जाए। मरियम नवाज को प्लेयर ऑफ सीरीज करार दिया। 30 दिसंबर से पहले आप इस्तीफे दे दें। असद कैसर साहब से बात हुई अभी, वो कलम लेके बैठे हुए हैं, वो फौरन इनके इस्तीफों पे साइन करेंगे ताकि नए साल का आगाज असेंबलियों से गंद साफ हो। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो हमारी हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। जो हाल उन्होंने नून लीग का जिस स्पीड के साथ किया है, जिस स्पीड के साथ उन्होंने किया है, वेल डन मरियम, आपने बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो हाल बिलावल ने पीपल्स पार्टी का किया है वही हाल मरियम ने नून लीग का कर दिया है। भूले वो इस अदा से कि अपनी पार्टी का नाम ही भूल गए। बताएंगे कुछ देर में। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में रहकर लड़ने की राय रखती है तो उनकी राय का एहतराम करते हैं। दिसंबर तक आप तमाम इस्तीफे जो है वो पार्टी के अंदर जमा कर दें। उसके बाद फैसला ये हुआ था कि 1 फरवरी को होगा इजलास, तो उसमें लॉन्ग
लॉन्ग मार्च होगा और लॉन्ग मार्च जो है वहाँ पे यहाँ पे आके लॉन्ग मार्च के नतीजे में या धरना है या फिर इस्तीफे हैं। इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करवाने के अलावा अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जब PDM ये फैसला करेगा कि इस्तीफे जो है वो टेंडर किए जाएँ स्पीकर्स को, और उसके ऊपर जो अगर पीपल्स पार्टी पीछे हटती है तो फिर तो इसके ऊपर बात हो सकती है। बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैंतरे बदलते रहे। एक तरफ इस्तीफे जमा करने का कहा तो दूसरी तरफ असेंबलियों में रहकर लड़ने का ऐलान भी कर दिया। कभी कहा 31 जनवरी तक हुकूमत को घर भेज देंगे, फिर बोले सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन इमरान खान को आखिर घर कैसे भेजेंगे ये नहीं बताया। हम इस हुकूमत का हर तरफ से हमला करेंगे। इस्तीफा हमारा एटम बम है। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए, पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और डायलॉग कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है, वज़ीर आज़म को जाना है। अगर वो खुद 31 जनवरी तक नहीं करता है तो फिर हमने उसको ज़बरदस्ती निकालना है। कैसे हमने निकालना है वो तो मैं आई एम सॉरी not going to share with you right now. ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी ने असेंबलियों से इस्तीफों की मुखालिफत की। बात शुरू की नवाज शरीफ ने। उन्होंने पहले कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कि अगर आप कल हमें कहेंगे तो हमारी जमात का हर रुकन जो है वो असेंबलियों से इस्तीफे दे के बाहर आ जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें बोले अगर हम इस्तीफों पे चले गए तो फिर बात सिंध हुकूमत पर आएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तकरीबन 3-4 लोगों ने कंफर्म किया है कि उन्हें पिछले 2-3 हफ्तों से ये ऑफर आ रही है पंजाब या बलूचिस्तान में जो हुकूमत है उस पर उसके खिलाफ तरीके अदम ले आए। एक वफाकी वजीर के जरिए मुझे पहले पता चली पीपल्स पार्टी नून को कह रही है कि आप पंजाब को बलूचिस्तान पर तवज्जो दें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने इसको इंडोर्स किया और फिर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ उनको तो कोर्ट भी किया। PDM के गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में वोट को इज्जत दो के नारे की धज्जियां उड़ा दी गईं। नवाज शरीफ ने इस्तीफों पर राजी करने के लिए पीपल्स पार्टी और JUI को वज़ारत उज़्मा की पेशकश कर दी। मुझे या मरियम नवाज या किसी और मुस्लिम लीग नून के जो फर्द हैं उसको कोई वज़ारत उज़्मा का फिलहाल कोई इतना शौक नहीं। अगली टर्म पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बना ले और उससे आगे मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म बन जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। कोट लखपत जेल में बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्या बातें हुई, सभा अंदर की बात सामने ले आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो थी इन हाउस तब्दीली की। शहबाज शरीफ ने भी वही बात की। इससे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक का जो हाल हुआ है उसका खदशा है, इसलिए दुरुस्त या दुरुस्त ये स्टेप नहीं होगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इतनी हद तक उसको इलेक्शन से बाहर रख सकती हैं। ये इम्तिहान था और पीपल्स पार्टी जो है वो क्लियर थी, वो हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो दूसरी बड़ी जमात है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। पीपल्स पार्टी नहीं मान रही तो इसलिए लक्ष्य रहा है कि अगर नून लीग के अंदर जो आवाज़ें उठती हैं इलेक्शन के हक़ में वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई तो मौलाना को भी शायद ये बात जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है ये मानना पड़ेगा। 2 जनवरी को जो सरबराही इजलास होगा उसमें एक आखिरी कोशिश पीपल्स पार्टी को मनाने की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो बिलावल पहले तो हकलाए और फिर जवाब ही गोल कर गए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ दोस्तों ने ये राय दी कि या नवाज शरीफ भी वापस आए
वतन आए और इस एक मिनट जहां तक there is no contradiction whatsoever in the राय of the central executive, the opinion of the central executive committee. बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। तो सीसी के इजलास के बाद मीडिया के सामने बिलावल बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आए। बात करना उनके लिए मुश्किल हो गई, अंग्रेजी के अल्फाज, यहाँ तक कि अपनी पार्टी का नाम लेना भी इम्तिहान बन गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में पता नहीं अगले साल इसी साल होने हैं, हम उसमें भी जो ना कंफर्म करूँ ना डिनाई करूँ, नुमाइंदे हैं जो एक और झूठ का पर्दा हुआ फाश, तफसील जानिए थोड़ी। सईद गनी की झूठी ट्वीट करने की आदत न गई, मीडिया पर बेबुनियाद खबरें चलाने का इल्जाम लगाया, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के चेयरमैन ने सईद गनी की ट्वीट को झटला दिया। ये क्या माजरा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ी खबर, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को अपने पत्ते शो कर दिए। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का मामला नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया है। नवाज शरीफ वापस आए उसके बाद ही इस्तीफों पर बात हो सकती है। लगता है सिंध के वजीर तालीम सईद गनी को अपनी पार्टी की सीईसी का सच नहीं भाया, जब ही तो फौरी तौर पर एक और झूठी खबर ट्वीट कर दी। अपनी ट्वीट में लिखा, मीडिया के कुछ दोस्त सीईसी इजलास से मुताल्लिक ऐसी बातें भी बता रहे हैं जिनका तज़किरा सिरे से हुआ ही नहीं। सईद गनी साहब जरा अपने चेयरमैन की ही सुन लें, वो उन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं जो समा चलाता रहा। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी की राय थी कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे बशमूल सेनेट इलेक्शंस में भरपूर तरीके से चैलेंज करें। सईद गनी साहब सीईसी इजलास में नवाज शरीफ की वापसी की शर्त पर भी बात हुई थी। अब ना जहाँ तक उस सीसी की मीटिंग में अगर किसी एक मेंबर ने क्या कुछ राय का इज़हार किया, राय के इज़हार तो काफ़ी हुए और उनका हमारा पार्टी में ये हक है, मगर ये भी आई मीन इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका ये भी हक है कि मैं आपके सामने ना कंफर्म करूँ ना डिनाई करूँ। सईद गनी साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि पहले भी आप समा की खबर को एडिट करके शेयर कर चुके हैं। सईद गनी साहब, मीडिया को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, जरा आप भी अपनी जिम्मेदारियों पर गौर करें। लाहौर की शाहराएं कचरे से भर गई, इंतजामिया अभी तक शहर को जीरो वेस्ट पर लाने में कामयाब ना हो सकी। जगह जगह कूड़े के ढेर, बदबू और ताफुन फैला रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता से। जी आयशा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है शहर की? जी बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर इस वक्त कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। शहर के पोश इलाकों की अगर बात की जाए, शादमान, शाहजमाल, गुलबर्ग और इसी तरह से दीगर जो मुल्हका इलाके हैं, यहाँ से ताहाल कूड़ा करकट जो है वो नहीं उठाया जा सका। ये शाहराहों के ऊपर जा बजा कूड़ा करकट के ढेर अब ना सिर्फ ये ढेर हैं बल्कि बदबू और ताफुन भी फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों को यहाँ से गुजरने में खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बहुत सारा कूड़ा करकट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे दिन जो है वो गुजरेगा, शाम होगी, रात होगी, तो शहरियों की जानिब से यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कूड़ा करकट के मजीद जो है वो ढेर लग जाएंगे, जो कि ट्रैफिक को जो है वो बिल्कुल एक तरह से रोक देंगे। तो अगर इंतजामिया की जानिब से कूड़ा करकट को नहीं उठाया जाता तो यही कूड़ा जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का मौजब भी बन सकता है। जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।